आज मैं आपके लिए जो खबर लेके आया हूँ वो भारतीय नौसेना से संबंधित है। जैसे कि आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि अक्टूबर 2022 में भारत का एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार हो रहा है जिसका नाम INS विक्रांत रखा जाएगा और ये लगभग 40,000 टन का है। तो जैसे ये एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार हो रहा है, भारतीय नौसेना जो है वो नॉवल एयरक्राफ्ट जो उसके लिए उन्होंने टेंडर के लिए प्रिपेयर कर रही है और उन्होंने काफ़ी टेस्ट फ्लाइट्स भी लिए हैं। और जो दो कंपनी जो इसमें फ्रंट रनर्स हैं वो हैं, एक तो रफ़ाइल, और रफ़ाइल के साथ क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने भी रफ़ाइल विमान लिए हैं, तो रफ़ाइल का एक जो मेरीन वर्जन आता है वो होता है रफ़ाइल M। तो एक तो वो एयरक्राफ्ट हम कंसिडर कर रहे हैं, भारतीय नौसेना कंसिडर कर रही है। और दूसरा इस बार जो क्लोज कंटेंडर है इसमें वो है बोइंग का FA-18। सो ए इसमें इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये मरीनर की तरह ही है, तो A इज़ एक्वा। तो इसको F-18 की जगह अगर A-18 कहेंगे तो मुझे ज़्यादा हैरानी नहीं होंगी बाद में जब ये प्रोक्योर किया जाएगा। तो दोनों ही कंपनियां अपना पुरजोर एफर्ट लगा रही हैं कि कौन इसमें से भारतीय नौसेना का पार्ट बन सकता है। रफ़ाइल ने अभी गोवा में एक टेस्ट फ़्लाइट करवाई है भारतीय नौसेना को और उन्होंने उस सिस्टम को अच्छे से टेस्ट किया है। जो हमारा एक छोटा एयरक्राफ्ट कैरियर है INS हंसा में, तो INS हंसा जनरली कोस्ट गार्ड जैसा एक्ट करता है, उतना बड़ा नहीं है, उसमें मुझे लग रहा है 3 से 4 एयरक्राफ्ट ही रहते होंगे, पर उसमें हमने टेस्ट किया है और उसकी जो क्षमताएं हैं, जो कैपेबिलिटीज़ है, उसको टेस्ट किया है। फॉर एग्जांपल जैसे एयर टू एयर मिसाइल टेस्टिंग होती है, या वो कितना कैरी कर सकता है, हैंगर से लेकर कैरियर तक मतलब कैसे ऑपरेट करता है, ये सब चीज़ें हमने टेस्ट की हैं। और F-18 का प्लान्ड है अराउंड मार्च या अप्रैल 2022 में। तो अगर आप F-18 के स्पेक्स देखेंगे तो ये एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जैसे कि रफ़ाइल ऑलरेडी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर भारत F-18 को कंसिडर करता है तो USA भारत को एक टैक्टिकल मिलिट्री ऑपरेशंस में या नेवल ऑपरेशंस में इस केस में उसमें मदद करेगा। तो उसको इस तरह से देखा जा रहा है कि USA जो है उसका जो मेन एनिमी इस समय चाइना है। और अगर आप खबरों को ठीक से फॉलो करते हैं डिफेंस की, तो आपने देखा होगा कि F-35 या बहुत सारे जो US के वारशिप्स हैं वो अचानक चाइना सी या इंडो पैसिफिक रीजन में क्रैश हो रहे हैं। तो US एक भारत को एक बड़ा शक्ति की तरह उभारना चाहता है ताकि चाइना का एक टू फोल्ड क्या कहते हैं उसको अटैक किया जा सके। तो एक तो ये बोला है USA ने, अदर देन जो टेक्निकल कैपेबिलिटीज हैं एयरक्राफ्ट के। दूसरा, अभी एक ट्राइलेटरल फोर्स बना है, अगर आप इसको देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया, UK और US का। तो इसको बोलते हैं AUKUS। और ये कह रहे हैं कि ये इसका पार्शियल मेंबर भारत को बना सकते हैं, जिसमें वो फुल मेंबर तो नहीं होगा, तो उनको जो क्या कहते हैं, जो टैक्टिकल इन्फॉर्मेशन इन लोगों को आती है नेटो की तरह, उस तरह से भारत न तो इसका पार्ट बनना चाहेगा और न ही ये लोग भारत को बनाना चाहेंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के उसमें भारत को इन्वॉल्व करेंगे। अब इन दोनों जहाज़ की अगर हम क्षमताएं देखें तो रफ़ाइल जो है वो एयरफोर्स टेस्ट कर चुकी है और उन्होंने देखा है कि हाई एल्टीट्यूड पे और जो मेन वॉर प्लेन है उसकी तरह ये ठीक है। फ़िलहाल अभी कोई वार तो हुआ नहीं, पर एयरफोर्स ने इसको पास किया है। तो उसको देखते हुए जो हमारे नेवी कमांडर्स हैं वो इसको कंसिडर करना चाहेंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि अभी रफ़ाइल का भारत में कोई सेटअप है नहीं। हो सकता है फ्यूचर में ये बने। तो अगर आपको स्पेयर्स, ट्रेनिंग या उस तरह का सपोर्ट हो, ऑपरेशनल सपोर्ट हो, तो रफ़ाइल उसमें शायद पूर्णतः से सहयोग ना कर सकें।
और जैसा आपने अगर न्यूज़ को फॉलो किया होगा तो इवन जो एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट आए थे वो वाया दुबई आए थे, तो मतलब डिस्टेंस के हिसाब से काफ़ी है। जबकि जो बोइंग है उनका ऑलरेडी टाटा के साथ कोलैबोरेशन है और वो भी डिफेंस एयरक्राफ्ट के लिए हैं, और वो काफ़ी हद तक उनके एक्टिव हैंगर्स हैं जो कि ऑपरेशनल सपोर्ट जो है किसी भी लेवल पे या किसी भी टाइम जोन में आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो एक भारत को मतलब अगर आप इक्वल मेरिट्स पे देखें तो F-18 बेटर लगेगा आपको, अगर टेक्निकल मेरिट्स भी सेम है तो। और अगर आप उसको और लेवल पे देखें कि जो हमारा US के साथ या UK के साथ, इन सब के साथ जो अलायंस होगा वो इसको और मे बी एक माइनर 1-2 पॉइंट्स और दे सकता है। वैसे जो डिफेंस में ना इस समय बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया है, और ये जो ऑस्ट्रेलिया, UK और US ने जो अपना ट्राइलेटरल पैक्ट बनाया है उनका मेन उद्देश्य यही है कि फ्रांस, जो कि इस समय सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड देश है, उनका जो दसॉ कंपनी है जो रफ़ाइल बनाती है, उसको किस तरह से उसको फाइनेंशियली अटैक किया जाए। तो वो मुझे लग रहा है इस बार जो कोटेशंस भी उनके होंगे वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव होंगे, और उनका ऑब्जेक्टिव होगा कि किसी तरह रफ़ाइल को भारत के डिफेंस सिस्टम से कम किया जाए। एयरफोर्स में तो खैर रफ़ाइल है, लेकिन मरीनर में आ गया है। तो अब देखते हैं क्या होता है। ये मुझे लग रहा है कि इस टाइप की डिस्कशंस आपको सितंबर अक्टूबर से आनी शुरू होंगी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में, जहाँ पे आपको कंपैरिजंस मिलेंगे। उनके जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो अपने ओपिनियंस उस बारे में बताएंगे, उनके टेस्ट होंगे, और उसके बाद पता चलेगा कि जी नेवी जो है वो क्या करना चाहती है। बाकी दोस्तों हमारे साथ बने रहें। इस टाइप की न्यूज़ मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करें, आप सिस्टम की बारीकियाँ समझें। और कई बार मैंने देखा है पिछले कमेंट्स में, पहले तो कमेंट्स के लिए बहुत ही धन्यवाद आप लोगों का, बहुत उत्साह मिलता है आपके कमेंट्स देख के। तो 1-2 कमेंट में पिछले वीडियो से आपको बताऊंगा जिसमें हमें बताया गया कि जो एक्यूरेसी है, क्या कहते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल की, तो मैंने 4000 स्क्वायर मीटर कहा था। तो स्क्वायर मीटर एक एरिया का मानक होता है। अगर आप स्क्वायर मीटर सर्कल को अगर रेडियस या डायमीटर में लाओगे तो ये सिर्फ 60 मीटर पड़ता है। और जब आप कोई चीज़ 400 किलोमीटर दूर फेंक रहे हो, आप सोचिए कि आप दिल्ली से कराची या दिल्ली से बहुत दूर जगह कुछ फेंक रहे हो, तो 60 मीटर कुछ भी नहीं होता। 60 मीटर आप सोचिए एक टेनिस ग्राउंड का जितना होता है। और एक्यूरेसी का मतलब सिस्टम एक्यूरेसी नहीं होता, जैसे कि भाई आप छोड़ते समय थोड़ा भी आपके डायमेंशन में ज़रा सा एरर हो गया तो उसका इम्पैक्ट सैटेलाइट लेवल पे होता है। तो और अगर आप देखें GPS जिस पे ये सब ऑपरेट करते हैं, उनकी एक्यूरेसी लगभग 3 मीटर की होती है। तो 1 मीटर होगा उनका लैब एक्यूरेसी होगा, लेकिन जो एक्चुअल एक्यूरेसी है 60 मीटर। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने शायद 4000 स्क्वायर मीटर बोला, वो आपको पसंद नहीं आया। तो रेडियस में अगर आप देखेंगे तो ये 60 मीटर है। पर आप ऐसे ही कमेंट्स डालते रहें, इससे हमें उत्साह होता है। इससे हमें ये भी लगता है कि जो हमारे श्रोता हैं या दर्शक हैं या व्यूअर्स हैं वो कितने स्मार्ट हैं और कितनी बारीकी से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू एंड जय हिंद।